हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, पिछले लेक्चर में अपन ने द्विध्रुव पर आधारित कुछ क्वेश्चंस किए थे, है ना। और ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क भी दिए थे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कमेंट बॉक्स में देखा है, मैक्सिमम बच्चों के ये आंसर आ गए, ठीक है। तो अपन इनमें फिर समय नहीं बिगाड़ेंगे। वैसे मैं आपको हल्का हल्का हिंट दे सकता हूँ, ध्यान से देखें तो आप इसको बाद में देखते हैं। इसको देखिए, आवेश 3 कूलाम था, ले जाने में कार्य 6 जूल था, आपको विभवांतर ज्ञात करना था। मतलब बीबी माइनस बी ए का सूत्र है W/Q। W 6 और Q कितना है 3, यानी कि 2 वोल्ट आपका विभवांतर आ जाएगा। 2 बिंदु ए और बी पर विभव, ए का विभव है 2 वोल्ट, बी का विभव है 4 वोल्ट। बी ए और वी आपको दे रखे हैं। 8 माइक्रो कूलाम को ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य होगा। वापस से आप वी माइनस बी ए बराबर W/Q लगाओगे तो W का सूत्र बन जाएगा Q इंटू बीबी माइनस बी ए, ठीक है। 2 आवेश दे रखे हैं, दूरी बीच की 15 सेंटीमीटर है। आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ विभव शून्य होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि विभव शून्य वाले केस में 2 आंसर आते हैं। पहली स्थिति आपने आवेशों के बीच में ली होगी और दूसरी स्थिति आपने आवेशों से बाहर। और आवेशों के बाहर कम परिमाण इसका है, यानी कुछ इस साइड में। 2 आंसर इसके आए होंगे आपके। सेम पॉजिटिव्स, अच्छा 2 आंसर हो गए। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव कितना है 200 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन को ले जाने में कार्य कितना आएगा, तो आप विभव का फॉर्मूला B बराबर W/Q लगाइए। W का सूत्र आएगा QV। Q इलेक्ट्रॉन -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम और विभव कितना है 200 वोल्ट, है ना। तो उम्मीद है आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिए होंगे। NCERT का ये क्वेश्चन भी आपने कर लिया है, ठीक है ना। चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं भाई। देखना ध्यान से सब बोर्ड पर। हमें अलग अलग आकृतियों की वजह से, जिस तरीके से चैप्टर नंबर 1 में हमने विद्युत क्षेत्र ज्ञात किए थे ना, उसी तरह अब हम ज्ञात करेंगे विभव। अपन अलग अलग आकृतियां चुनेंगे और उन अलग अलग आकृतियों की वजह से हमें विद्युत विभव ज्ञात करना होगा। देखना भाई, तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए, सबसे पहले आप हेडिंग लिखिएगा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। जो अपनी हेडिंग है आज की, हेडिंग है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, ठीक है ना। अपन को एक द्विध्रुव लेना है और द्विध्रुव की वजह से विभव ज्ञात करना है। समझना बहुत ध्यान से। विद्युत द्विध्रुव चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा चुका हूं मैं आपको कि 2 आवेशों का एक युग्म रहा होगा। देखिए, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। 2 आवेशों का एक समूह, एक युग्म है। A पर -Q आवेश है, B पर +Q आवेश है। ये मध्य बिंदु हो गया आपका, कोई O नाम दे दो। तो ये वाली दूरी हो जाएगी A और ये बची कुछ दूरी कितनी हो जाएगी A। क्लियर है ना। 2 आवेशों का समूह समान परिमाण, विपरीत प्रकृति हो और अल्प दूरी पर रखे हों, तो 2a जो दूरी है वो कैसी है, अल्प। द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब सॉरी, विभव हमें ज्ञात करना है। विभव हमें ज्ञात करना है कहीं यहां पर, इस कंडीशन में। देखो, ना तो मैंने अक्ष लिया है। अगर मैं अक्ष लेता तो अक्ष याद है ना आपको, आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा होती, और निरक्ष ले रहा होता तो ये कोण बन रहा होता 90 डिग्री का। अक्ष पर मतलब ये कोण जो आप थीटा चुन रहे हो ना, ये वाला कोण जो आप थीटा ले रहे हो, अक्ष वाली कंडीशन में तो ये 0 डिग्री का होता और निरक्ष वाली कंडीशन में ये 90 डिग्री का होता। तो ना तो मैं 0 पर चेक कर रहा हूं, ना ही मैं 90 पर चेक कर रहा हूं, कहीं भी। और कोई थीटा एंगल पर अपन चेक कर लेते हैं। अक्ष निकालने के लिए लास्ट में थीटा का मान 0 जमा देंगे और निरक्ष निकालने के लिए थीटा का मान 90 डिग्री जमा देंगे। और आर दूरी, यहां पर अपन ने एक पॉइंट लिया हुआ है ऐसा P, यहां पर हमें विभव ज्ञात करना है। यहां तक की कहानी समझ में आ गई ना, कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है। AB एक विद्युत द्विध्रुव है और हमें मध्य बिंदु O से
आर दूरी और थीटा कोण। देखो मैं सुनना ध्यान से, ये द्विध्रुव मैंने खुद जान करके छुटा लिया है। अभी इतना लिखना मेरी मजबूरी है, आपको दिखेगा नहीं, बाकी आपको याद हो तो द्विध्रुव तो मैं और भी छोटा लेता। और ये दूरी इसके सापेक्ष क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। मध्य बिंदु से आर दूरी और थीटा कोण पर कोई बिंदु P है जहां हमें विभव का मान ज्ञात करना है। अब सुनना ध्यान से, नॉर्मल अगर मैं बात करूं कि P पर दो वोल्टेज बन रहे होंगे, A की वजह से और B की वजह से, मतलब अगर मैं कुल वोल्टेज की बात करूं तो A का वोल्टेज और B का वोल्टेज। अब आप जानते हो सब कि वोल्टेज अदिश राशि है, इसे सामान्य बीजगणित योग कर लेते हैं। बाकी अध्यारोपण के सिद्धांत से भी मैं आपको वोल्टेज निकालना अगली हेडिंग में सिखाऊंगा। तो B बराबर, अब A के वोल्टेज की बात करें, A पर आवेश ऋणावेश है और ऋणावेश की वजह से वोल्टेज आएगा -KQ बटा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपको माननी पड़ेगी। देखो मैं डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एक तो आपको A से P की डिस्टेंस माननी पड़ेगी और दूसरी आपको B से P की डिस्टेंस माननी पड़ेगी। कोई भी B से P की डिस्टेंस में R1 मान लूं कुछ भी, और A से P की डिस्टेंस कितनी मान लूं मैं R2। भाई बिल्कुल बराबर तो हो नहीं सकती ना। अगर ये कोण 90 डिग्री का रहा होता फिर दोनों दूरियां कैसी होती, बराबर। जैसा कि आपने द्विध्रुव में देखा, पर यहां तो कहानी कुछ अलग ही है ना भाई, थीटा कोण पर है, ऐसी है, थोड़ा अच्छा सा बनाओ डायग्राम। तो ये दूरी और ये दूरी दोनों डिफरेंट रही होंगी। एक को R1 और एक को R2 नाम दिया है। A का वोल्टेज देखना है तो -KQ और A से P की दूरी कितनी है, R2, तो -KQ बटा R2। और B का देखना है तो +KQ बटा R1। पॉजिटिव आवेश है ना। दोनों में से अगर मैं कॉमन की बात करता हूं KQ, तो ये बचेगा 1 बटा R1 -1 बटा R2। KQ कॉमन ले लिया, 1 बटे R1 -1 बटे R2। तो B बराबर KQ, लघुत्तम आ जाएगा R1 R2, R1 से डिवाइड करूंगा R2 और R2 से डिवाइड करूंगा तो R1। मेरी बात बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना, काफी सरल हेडिंग है। यहां तक तो हमें कोई जोर पड़ा ही नहीं शायद। भाई आपने किया क्या, नॉर्मल एक द्विध्रुव ले लिया, ये भी -Q +Q जो भी सिस्टम होता है द्विध्रुव का पूरा आ गया। और आपको मध्य बिंदु से R दूरी और थीटा कोण, मैं बार बार कह रहा हूं थीटा अगर 0 हो जाएगा तो ये अक्ष का विभव बन जाएगा, और थीटा 90 हो जाएगा तो ये निरक्ष का वोल्टेज बन जाएगा। मैं अक्ष निरक्ष अलग से दिखाऊंगा और थीटा के रूप में भी दिखाऊंगा। मैं कहीं अन्यत्र कोई थीटा कोण और R दूरी पर मैं ज्ञात करना चाहता हूं वोल्टेज। तो दो वोल्टेज बने, A की वजह से और B की वजह से। A पर ऋणावेश है तो वोल्टेज हो गया -KQ बटा R2, जो भी दूरी है। इसको R1 लिया होता तो वहां R1 आता है। ऐसे प्लस का +KQ बटा R1 कॉमन लिया, लघुत्तम लिया, और यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब दो वैल्यू निकालनी है, एक तो कैलकुलेट करना है R1 और दूसरा कैलकुलेट करना है R2। अब सुनना ध्यान से अच्छे से, इस स्टेप को आप समझने का प्रयास करिएगा। भाई जब R1 निकालना है तो हमने क्या किया कि इस पॉइंट P से एक लंब डाला इस पर। क्यों डाल रहे, मैं पूरी कहानी समझाऊंगा, समझना। लंब मान लीजिए O पर टकरा रहा है, तो चूंकि ये दूरी तो ना के बराबर है ना, मतलब इस डायग्राम का अगर मैं आपको असली स्वरूप समझाऊं ना, यहां देखना, जैसे द्विध्रुव बहुत छोटा है, अल्प, इतना सा द्विध्रुव मान लीजिए आप A B, ये मध्य बिंदु O हो जाएगा, और ये दूरी इसकी रेस्पेक्ट में काफी ज्यादा होगी R। तो जैसे आपने इसको इससे मिलाया, लगभग दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, और आपने यहां से लंब जो डाला है ना वो कुछ इस प्रकार डाला है। लंब कहां से डाला आपने, B से, तो B से P की डिस्टेंस, और लंब जहां टकरा रहा है O से P की डिस्टेंस ऑलमोस्ट बराबर है। आप महसूस करिए ना, यहां से लेकर यहां तक नाप लूं, यहां O से लेकर यहां तक नाप लूं, ऑलमोस्ट बात तो एक ही है ना। ये स्टेप आपको दिमाग को रखना पड़ेगा, सुनना बहुत ध्यान से। मतलब अपने को R1 का मान ज्ञात करना है, R1 का मान ज्ञात करना है। और मैंने R1 का मान ज्ञात करने के लिए क्या किया है वो आप विचार करना, कि मैंने B से एक लंब डाला, लंब का नाम हो गया OB, और लंब किस प्रकार डाला कि जहां पर लंब टकराया, कहां पर टकराया, O पर, तो O से P की डिस्टेंस, और जहां से लंब डाला वहां से P की डिस्टेंस,
मीन्स जो ओपी है वो किसके इक्वल है, बीपी के इक्वल है। ओपी किसके इक्वल है, बीपी के इक्वल है, और बीपी की वैल्यू कितनी है, R1। अब सुनना ध्यान से कि जो, अच्छा मैं ओ तो पहले मान चुका हूं, ऐसा करो इसको एम नाम दो भाई, फिर ओ तो मैं पहले ले चुका हूं, इस बिंदु को एम नाम दीजिए। अब सुनो ध्यान से, आप जो ओपी डिस्टेंस है इसको आप दो भागों में तोड़ सकते हो ओपी को, एक तो ओ एम और एक देखना आप एम पी। ओ से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस है उसे एक तो लिखा मैंने ओ एम और एक लिखा मैंने एम पी। अब वैल्यू जमाना, ओ से पी की डिस्टेंस है आर, मध्य बिंदु है ना ओ तो, और मध्य बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी है साहब, आर है। ओ एम फिलहाल पता नहीं है, और एम पी ध्यान से देख, एम पी बी पी किसके बराबर है, R1 के बराबर है। आपको तो R1 निकालना है ना, तो R1 आएगा R माइनस ओ एम। क्या आएगा भैया, R माइनस ओ एम। अब बात आके अटक जाती है ओ एम के ऊपर। अब बात अटक गई ओ एम के ऊपर, तो एक समकोण त्रिभुज आपको नजर आ रहा होगा। देखो ये कोण 90 डिग्री का है, तो ये कोण भी तो 90 डिग्री का है। आप विचार करें समकोण त्रिभुज पर, और समकोण त्रिभुज कौन सा, OMB। OMB में चलो विचार करना स्टार्ट करते हैं। समकोण के सामने कर्ण पता है आपको, स्मॉल ए है, समकोण के सामने कर्ण होता है, और कोण के सामने लंब है MB, बच गया आधार OM। आधार OM निकालना है, कर्ण पता है, और कर्ण में और आधार में संबंध होता है cos थीटा। तो इसलिए इस त्रिभुज में लगाना है साहब cos थीटा। cos ही क्यों लगाया, ध्यान से समझ ले। समकोण के सामने कर्ण पता है, कोण के सामने लंब मतलब ही नहीं है, आधार निकालना है। आधार में और कर्ण में संबंध cos थीटा, क्या, आधार बटे कर्ण। आधार का काम तो कर रहा है बच्चों OM, और कर्ण का काम कर रहा है OB जो है A। जरा वज गुना करके देखो ना, तो OM का मान निकल के आया A cos थीटा। OM का मान क्या आया, A cos थीटा, मीन्स R1 की वैल्यू आ गई R माइनस A cos थीटा। भाई विचार करें देख ढंग से एक बार ना, आप शांति से सोच करके देखें। ये एक स्टेप अपने को ना हल्का सा दिमाग को रखना पड़ेगा। अपन ने क्या किया, मैं दोबारा समझाऊंगा एक बार, पहले पूरा समझ लीजिए। एक द्विध्रुव लिया अपन ने, P पर वोल्टेज निकाला, धनावेश ने अपना प्रभाव दिखाया, ऋणावेश ने अपना प्रभाव दिखाया, कुल वोल्टेज बन गया। अब जरूरत है R1 और R2 ज्ञात करने की। तो R1 ज्ञात करने के लिए हमने यहां से लंब डाल के देखा, तो अपन ने दो भागों में तोड़ा, फिर इसको आगे आप देख रहे हो किस प्रकार कर रहे हैं। अब R2 का मान निकालना है, तो सुन ध्यान से, R2 का मान निकालने के लिए यहां से लंब डल नहीं रहा है, लग नहीं रहा है लंब जैसा, तो इसको पीछे बढ़ा और फिर लंब डाल। देखो अगर ए बी द्विध्रुव, मध्य बिंदु O, आपने द्विध्रुव इधर लिया होता, पॉइंट मैंने उधर लिया है, इसमें पॉइंट मध्य बिंदु से इधर लिया होता, तो पहले वाले का लंब कुछ इस प्रकार डलता और दूसरे वाले का लंब पीछे बढ़ा के डालना पड़ता। एक डायरेक्ट डल जाएगा और दूसरा पीछे बढ़ा के डलेगा। तो आपने इसको पीछे बढ़ाया और लंब डाल दिया, n मान लें, n क्या मान ले साहब, n। ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा। अब सुन, लंब किस प्रकार डाला आपने, R2 का मान निकालने के लिए लंब किस प्रकार डाला, लंब कहां से डाला आपने, A से, तो A से P की डिस्टेंस, और लंब कहां टकरा रहा है, N पर, N से P की डिस्टेंस बराबर है R2। ये बात अगर आप द्विध्रुव को वास्तव में एक पन्ने पे बना के देखना, बहुत छोटा बनाना, दूरी बहुत ज़्यादा लेना, तो भले आप स्केल से नाप के देख लेना, लगभग बैठ जाएगा। बड़ा डायग्राम बनाओगे आप द्विध्रुव का तो आपको ये फीलिंग नहीं आएगी भाई ना। तो A से P की डिस्टेंस और N से P की डिस्टेंस बराबर है, किसके बराबर है साहब, R2 के बराबर है। अब बड़ी डिस्टेंस NP हो रही है, इसमें तो बड़ी डिस्टेंस OP दिख रही थी, तब दो भागों में तोड़ दिया। अब बड़ी डिस्टेंस है NP, और NP को आप दो भागों में तोड़िए तो आपको दिख रहे होंगे NO प्लस OP, क्योंकि R2 के मान को बिंदु M से तो मतलब है ही नहीं है, तो N से O और O से P मान जमा के देखो। चलो अब इसमें हो गया खेल। NP का मान तो है R2, NO का मान नहीं पता, और OP, O से P की डिस्टेंस है R।
मतलब R2 का मान आ गया R प्लस NO। अब आप NO निकालिए तो नीचे वाला समकोण त्रिभुज नजर आ रहा होगा आपको, देखो ध्यान से, समकोण त्रिभुज क्या नाम है साहब, ANO में वापस से वही कॉस थीटा। कॉस ही क्यों लगाया, ध्यान से देख, समकोण के सामने कर्ण पता है A, कोण के सामने लंब काम का है नहीं, तो आधार काम का है। आधार और कर्ण में वही कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण। तो आधार का काम कौन कर रहा है इसमें, NO, और कर्ण का काम कौन कर रहा है, A। तो NO निकल करके आ गया A कॉस थीटा। NO का मान जमा दे ऊपर, R2 का मान निकल गया R प्लस A कॉस थीटा। देखो मैं सिमिलरिटी से बोल सकता था लेकिन अच्छा नहीं लगता, तो R1 का मान तो आया R माइनस A कॉस थीटा और R2 का मान आया R प्लस A कॉस थीटा। दोनों मान उठाकर इस फॉर्मूले में रख दो, वोल्टेज दिख जाएगा आपको। तो B बराबर KQ तो बाहर चली रहा है, जमाइए वैल्यू R2 माइनस R1। R2 की वैल्यू है R प्लस A कॉस थीटा माइनस R1, माइनस का चिन्ह ध्यान रखना, तो R प्लस A कॉस थीटा हो जाएगा। नीचे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, R से R कट गया, तो B बराबर KQ, A कॉस थीटा, A कॉस थीटा 2A कॉस थीटा। और नीचे वाली कहानी आपको याद है कुछ, A स्क्वायर को नगण्य मान सकता हूं ना, आपको पता है ना कि जो A है वो R के रेस्पेक्ट में पहले ही बहुत कम है, तो जो A स्क्वायर है वो R स्क्वायर के सापेक्ष और कम हो जाएगा, और A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और कम होगा। कॉस का मान 1 से कम ही तो होता है, तो 1 से कम संख्या का स्क्वायर करोगे ना, 0 1 की भी संख्या का, तो वैल्यू और ज़्यादा घट जाती है। इतना घट जाएगा कि आप इस स्टेप को क्या मान सकते हो, नगण्य। तो नीचे बचेगा R स्क्वायर, और पता हो तो Q गुना 2A याद है क्या, द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण P कहलाता है। तो जो वोल्टेज का फॉर्मूला बचेगा ना, KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। लास्ट में जो वोल्टेज का सूत्र बचा, विभव का जो सूत्र बना, क्या सूत्र बना, B बराबर KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। बात समझ में आई है ना, द्विध्रुव की वजह से विभव है। एक बार आप मेरे साथ साथ नोट करते जाएंगे और समझते जाएंगे भाई। दोबारा देखते हैं एक बार, है ना। देखिए, तो सबसे पहले तो आप लैंग्वेज सेटअप करें, और लैंग्वेज में क्या लिखोगे आप कि माना, लिखते जाइए भाई साथ साथ, है ना, कॉपी निकाल लें अपनी, हेडिंग डाल दें, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, ठीक है। और मेरे साथ साथ नोट करिए, लिखिए भाई, माना AB विद्युत द्विध्रुव है, माना AB विद्युत द्विध्रुव है, हमें इसके मध्य बिंदु O से R कॉमा थीटा, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, इस चीज को समझ जाओगे आप। R का मतलब बिंदु से दूरी है, थीटा कोण बना हुआ है, R कॉमा थीटा पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे इसका, सुनना ध्यान से। अब तो मैं बड़ा बनाऊंगा भाई, यहां पर तो इसका नाम A, इसका नाम B। A पर माइनस का Q आवेश और B पर प्लस का Q आवेश, और मध्य बिंदु है O, और आपको यहां पर दूरी कितनी है R, और कोण कितना है थीटा। मध्य बिंदु से R दूरी है थीटा कोण पर। एक बिंदु ले लेते हैं अपन यहां पर P, जिस जगह अपने को विभव का मान ज्ञात करना है।
तो जाहिर सी बात है कि पी पर दो वेव होंगे, ए का प्रभाव होगा और बी का प्रभाव होगा। तो बी को हमने इससे मिलाया, कुछ भी नाम दे दो, जो भी है, R1 R2 क्या कहना है, मैं इसको R1 कहता हूं। और ये जो दूरी मानी है अपन ने, कितनी मान ली है साहब, R2। ठीक है ना। देखिए आगे डायग्राम थोड़ा नीचे और बढ़ेगा, तो आप 2-3 लाइन छोड़ देना डायग्राम के नीचे, इसको इतना बनाओगे डायग्राम को, और फिर 2-3 लाइन छोड़कर लिखना स्टार्ट करना भाई, क्योंकि डायग्राम इसके नीचे और भी आने वाला है अभी। तो क्या लिखना स्टार्ट करें, बिंदु P पर कुल विभव V इज इक्वल टू ए का प्रभाव होगा और बी का प्रभाव होगा, सही है ना। तो B इज इक्वल टू ए पर कैसा आवेश है, माइनस, तो आवेश माइनस का तो विभव B माइनस का होगा KQ बटे दूरी कितनी है साहब, R2, और B पर आवेश कैसा है, प्लस का, तो वोल्टेज प्लस में रहेगा साहब, KQ बटा दूरी कितनी है, R1। कॉमन लेने का प्रयास करो, KQ जब कॉमन लिया तो -1/R2 प्लस 1/R1, KQ लघुत्तम R1 R2 -R1 प्लस R2। तो वोल्टेज का फॉर्मूला बन गया KQ R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। कहने का अर्थ ये हुआ कि यही आंसर आ गया, पर इस आंसर में कमी किसकी है, R1 की और R2 की, क्योंकि R1 भी डिस्टेंस हमने मानी है और R2 डिस्टेंस भी हमने मानी है। तो फिर R1 कैसे निकालें, R1 निकालने के लिए आप इस बिंदु से एक लंब डालिए। अब देखो इस डायग्राम में ये फीलिंग आपको नहीं आ सकती जो मैं भी लिखने वाला हूं, तो हेडिंग बनाएंगे अपन, R1 का मान ज्ञात करना। R1 का मान ज्ञात करना। तो R1 का मान आप कैसे ज्ञात कर रहे हो भाई, R1 का मान ज्ञात करने के लिए हम B से, कहां से भाई, R1 यहां खत्म हो रहा है ना B पर, B से OP पर लंब का नाम क्या है, MB या BM के, तो लंब BM इस प्रकार डालते हैं कि, इस प्रकार डालते हैं कि, किस प्रकार डालते हैं भाई, लंब कहां टकराया, M पर, तो M से P की डिस्टेंस बराबर होगी, लगभग बराबर मान लेना, B से P की डिस्टेंस, और B से P की डिस्टेंस कितनी है साहब, R1। ये बात आपको समझनी होगी यहां पर, और ये बात आपको समझ में आ सकती है अगर आप द्विध्रुव का छोटा डायग्राम बनाओगे तो। ठीक है, आगे बढ़ो। अब आप OP को दो भागों में तोड़ दो, जो OP है उसको एक तो OM और दूसरा MP, जो मान जानते हो वो मान जमाओ। O से P की दूरी कितनी है, R बराबर OM पता नहीं है, और MP कितना है, R1। ठीक है, आगे R1 का जो मान है वो आएगा यहां से R माइनस का OM, R माइनस का OM। बात आती है अब OM निकालने की, तो आपको एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है भाई, देखना, OMB में आप इस्तेमाल करेंगे cos थीटा। पता है ना cos क्यों किया, क्योंकि इस समकोण त्रिभुज में कर्ण पता है, ये डिस्टेंस A है तो ये डिस्टेंस भी A है, और आधार मुझे निकालना है, आधार कर्ण में cos थीटा होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार तो हो जाएगा OM, कर्ण आ जाएगा A, तो OM आ जाएगा A cos थीटा।
ऊपर पुट करूंगा तो R1 आएगा R माइनस ए कॉस थीटा, समीकरण नंबर 2। अपने को करना क्या था, R1 कैलकुलेट करना था और R2 कैलकुलेट करना था, है ना भाई। और R1 और R2 को उठा करके समीकरण नंबर 1 जो वोल्टेज आ चुका है उसमें रिप्लेस करना है। अब R1 का मान निकल गया, अब किसका मान निकालें साहब, इसमें से R2 का मान निकालिए। R2 का मान ज्ञात करना। अब इस पोर्शन को भूल जाना भाई, R2 का मान ज्ञात करने के लिए फिर लंब डालेंगे A से, तो ऊपर डलेगा नहीं, इसलिए मैंने इसको नीचे बढ़ा दिया। ये लंब, ये थीटा है तो शीर्ष साइड में कोण होने से ये भी थीटा है। इसको नाम दे दो आप N। क्या करना क्या है कि R2 का मान ज्ञात करने के लिए कहां से, A से OP को बढ़ाकर लंब AN इस प्रकार डाला कि, किस प्रकार डाला कि N से P की डिस्टेंस बराबर है A से P की डिस्टेंस, और ये बच्चों बराबर है किसके, R2 के। अब आप NP के तो ऐसे कर दीजिए, यहां पर NP को लिख सकता हूं मैं NO प्लस OP, मान जमाए इसमें। NP कितना है R2, NO नहीं पता, और OP कितना है R। अब अपने को NO निकालना है, तो NO निकालने के लिए नीचे वाला समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, वापस से कॉस लगा दीजिए इसमें। कौन सा समकोण त्रिभुज, समकोण बीच में लेना, ANO इस्तेमाल करें आप इसके अंदर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है NO, कर्ण कितना है A, तो ये आ गया NO बटा A। तो यहां से NO निकल के आया A कॉस थीटा। NO को उठाकर जमा दें तो जो R2 की वैल्यू आई है ना, R2 की, वो आई है R प्लस A कॉस थीटा, समीकरण नंबर 3। मतलब आपने R1 का मान निकाल लिया, आपने R2 का मान निकाल लिया। अब क्या करना चाहिए, आप लगाओ दिमाग। इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड पर अगर आप विचार करते हो तो सेकंड में तो मान मिल चुका है किसका, R1 का, और थर्ड में किसका मान मिल गया है, R2 का। तो सेकंड और थर्ड से R1 और R2 को इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर दिया जाए। हाँ, देखते हैं। तो जगह की थोड़ी कमी है, मैं यहां यूज कर लूं भाई ना, इस जगह को यूज कर रहा हूं, ठीक है ना। समीकरण 2 व 3 से 1 में मान रखने पर, मान रखो 1 में B बराबर KQ ब्रैकेट में R2 माइनस R1, तो पहले R2 वाला मान जमा दो। R2 वाला मान है साहब R प्लस A कॉस थीटा, माइनस R1, माइनस का चिन्ह है तो R1 के चिन्ह बदल जाएंगे, R तो हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, तो माइनस R प्लस A कॉस थीटा। नीचे मल्टीप्लाई करूंगा इनका दोनों का, A प्लस B और A माइनस B से, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। R से R कट जाएगा, तो वोल्टेज का सूत्र क्या बन गया, KQ तो अपना है ही है, और A cos थीटा हो जाएगा 2A cos थीटा, और नीचे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर भाई, यहां तक दिख रहा है सबको बोर्ड पर वैसे, खैर हाँ बिल्कुल दिख जाएगा नीचे, ठीक है ना। अब आप इसमें दो बातें लिख सकते हो, लगभग हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आ जाएगा। एक बात तो आप ये लिख सकते हो कि जो Q इंटू 2A है
द्विध्रुव में हम इसे P कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, याद होना चाहिए। और दूसरी बात आप ये कह सकते हो कि A लेस देन R, जो स्मॉल a है वो R के रेस्पेक्ट में काफ़ी कम है। और अगर आप स्क्वायर करोगे तो मैं सीधा लिख दूं कि A स्क्वायर इज मच लेस देन विद रेस्पेक्ट टू R स्क्वायर। और यहाँ तो कॉस स्क्वायर थीटा और है, तो आप ये लिखिए कि A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को R स्क्वायर के सापेक्ष नगण्य मानने पर, नेग्लेक्ट कर दीजिए आप इस स्टेप को, तो जो फॉर्मूला बचेगा वो बचेगा, कहाँ लिखूं, फॉर्मूला लिख लीजिए लास्ट में यहाँ, B बराबर KP कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए भाई ना, B बराबर है KP कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। एक बार जल्दी से आप इसको नोट कर लें, आप मेरे साथ साथ नोट कर रहे होंगे, खैर वैसे तो थोड़ा बहुत पीछे रह गए हो, जल्दी कर लीजिए। नेक्स्ट, अब इसमें दो स्थितियां हो सकती हैं भाई। देखिएगा, जो वोल्टेज निकल के आया, इधर देखिए, द्विध्रुव का वोल्टेज, देखो दो सूत्र हो गए इसमें, बिंदु आवेश का तो होता है बच्चों KQ बटा R, और द्विध्रुव का होता है KP कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। विद्युत द्विध्रुव का जो विभव आता है वो आता है KP कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। दो स्थिति संभव है इसमें। स्थिति नंबर फर्स्ट, एक तो अक्ष की बना दीजिए, अभी डायग्राम आपने बनाया था उसमें, और एक निरक्ष। तो पहली, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विभव। तो जब अक्ष पर चेक करना है, विशेष बात सुनना, अक्ष पर अगर आपको चेक करना है तो अक्ष वाले केस में थीटा का मान क्या 0 डिग्री हो जाएगा, और अक्ष वाले थीटा का मान 0 जमा दें तो B बराबर KP कॉस 0 बटे R स्क्वायर, और कॉस 0 का मान आप जानते हो कितना आता है 1। तो वोल्टेज का फॉर्मूला आ गया साहब, B बराबर KP अपॉन R स्क्वायर, अक्ष वाले केस में। तो दूसरी स्थिति, निरक्ष की बात कर लें, अगर हम पूरा लिख रहा हूं, शॉर्ट से काम चला लेना, द्विध्रुव की वजह से निरक्ष पर। तो निरक्ष वाले केस तो बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, मतलब थीटा का मान क्या जमाना पड़ेगा आपको 90। तो वोल्टेज KP कॉस 90 बाई R स्क्वायर, और कॉस 90 कितना आता है 0, तो याद रखना वोल्टेज कितना आ जाएगा 0। द्विध्रुव की वजह से अक्ष पर तो वोल्टेज आया KP अपॉन R स्क्वायर, और निरक्ष पर वोल्टेज कितना आया 0। इसे अपन और तरीके से भी सिद्ध करके देख सकते हैं ना, मैं दिखा दूंगा आपको एक बार। ये अक्ष निरक्ष दोनों स्थितियां आप लिख लीजिए, जल्दी करें।
देखिए, अगर आपसे सिंपल अक्ष निरक्ष ही पूछे जाएं अगर, तो आप इसे बड़े आसानी से कर सकते हो। कैसे, आप चेक करना ध्यान से एक बार। मान लो एग्जाम में आ जाए विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विभव ज्ञात करो। आंसर तो आपको पता है, आपने आर कोमा थीटा पर जो निकाला, आपने जीरो जमाया, क्या उत्तर आना चाहिए? KP अपॉन आर स्क्वायर। मैं तरीके से करके दिखाता हूं इसको। आप एक द्विध्रुव की कल्पना करें पहले, सबसे पहले ए बी, मध्य बिंदु O, ये दूरी A और ये दूरी A पर रखा हुआ है -q, B पर रखा हुआ है +q। विभव कहां निकालना है? अक्ष पर, यहां पॉइंट P पर, और ये जो मध्य बिंदु से दूरी है इसकी R मान लो आप। यही कहानी तो होगी शायद अक्ष पर। ए भी एक द्विध्रुव है और द्विध्रुव की वजह से अक्ष पर आपको विभव निकालना है। चलो ट्राई करते हैं। तो P पर जो कुल विभव होगा वो A का प्रभाव प्लस B का प्रभाव, भाई अदिश राशि है तो सामान्य योग करना पड़ेगा। A पर आवेश माइनस का है ना, तो -KQ बटा A की पॉइंट P से दूरी, भाई मध्य बिंदु से तो कितनी है R और ये कितनी है A, कुल मिलाकर के R प्लस A। और B पर आवेश प्लस है तो वोल्टेज आएगा साहब KQ बटा B से P की दूरी हो जाएगी भाई साहब R माइनस A। थोड़ा और सॉल्व करें, अगर हम KQ को कॉमन ले लें तो यहां से बचेगा माइनस का 1 बटा R प्लस A और ये बचेगा प्लस का 1 बटा R माइनस A। लघुत्तम लेके अगर सॉल्व करूं तो देखो KQ तो अपना ही है, नीचे लघुत्तम आएगा R प्लस A R माइनस A, प्लस वाले का भाग दूंगा, माइनस और है ये टर्म, माइनस R प्लस A प्लस R प्लस A, R से R कट जाएगा, यहां बचेगा KQ और A होता है 2A, नीचे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, Q गुना 2A अपन लिखते हैं P मतलब KP, और A स्क्वायर को तो R स्क्वायर के रेस्पेक्ट में नगण्य मान लेंगे, A कम है ना R से, तो R स्क्वायर। मीन्स अक्ष पर वोल्टेज कितना आया, लिखना नहीं है भले इस तरीके को, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आपकी संतुष्टि के लिए दिखा रहा हूं आपको। वास्तव में ही अक्ष पर वोल्टेज कितना आता है? KP अपॉन R स्क्वायर। तो जब सिंगल अक्ष पूछता है, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि द्विध्रुव की वजह से आपको अक्ष पर विभव निकालना है, द्विध्रुव की वजह से कहां विभव निकालना है आपको? अक्ष पर। तो अक्ष पर वोल्टेज निकालने का यह भी एक तरीका हो सकता है, ध्यान रखना आप ये बात है ना। एक तरीका तो ये कि आप R कोमा थीटा पर पूरा निकालेंगे, फिर थीटा का मान 0 जमाएंगे, या आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर देना इसको। चाहे निरक्ष पर भी चेक करके देख लें। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विभव, देखो पहले द्विध्रुव बनाओ, A B, A पर -Q, B पर +Q, मध्य बिंदु O, और ये हो गया हमारा R दूरी पर निरक्ष बिंदु। यहां विभव चाहिए आपको, जाहिर सी बात है 2 वोल्टेज होंगे। इस कंडीशन में जितनी डिस्टेंस A से है उतनी ही डिस्टेंस किससे है? B से। सिमिलरिटी है ना, इसमें ये 90 का है, इसमें ये 90 का है, दोनों त्रिभुज बिल्कुल एक जैसे हैं। ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस A है, तो अगर इसको आप x मानते हो तो इसको भी क्या मान लीजिए, फिर x ही मानना पड़ेगा आपको। निकालना P पर कुल वोल्टेज, A का प्रभाव और B का प्रभाव जुड़ जाएगा एक तरीके से। A का प्रभाव, A पर कैसा आवेश है? माइनस, तो -KQ बटा A से दूरी कितनी है? x, तो -KQ बटा x। B पर आवेश कैसा है? प्लस, तो KQ बटा x। ये कट जाएंगे तो वोल्टेज कितना आ जाएगा? 0। निरक्ष पर वोल्टेज कितना आ रहा है भाई? 0 आ रहा है। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। बाकी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको याद करना ही पड़ेगा, कतई आवश्यक नहीं है भाई, ठीक है ना।
याद अगर कुछ रखना है आज के लेक्चर में से तो ये फॉर्मूला B बराबर KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। आगे बढ़ाएं कहानी को, एक आध न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर, सुनना था। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा भाई, द्विध्रुव का जो वोल्टेज आया है वो आया है KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं ना, देखिए एक एग्जाम्पल है 2.2 एनसीईआरटी का ही है। बुक निकाल लीजिए। दो आवेश हैं, एक है 3 गुना 10 की घात -8, ये मैंने कल करवा दिया भाई आपको। दो 2.2 एग्जाम्पल कल करवा दिया था ना, एक ये होमवर्क रहेगा आपका। मैं द्विध्रुव का क्वेश्चन देखता हूँ। दो आवेश हैं, एक 3 गुना 10 की घात -8 है। वो विभव शून्य जो होता है ना दो स्थितियों में, अंदर और बाहर, वो क्वेश्चन है, आप खुद करना। मैं आपको द्विध्रुव की वजह से ही क्वेश्चन करवाता हूँ ना। देखिए सवाल क्या है वो आप सुन लें, एनसीईआरटी का नहीं है ना, ये साफ कर देता हूं। क्वेश्चन क्या है, मैं डायग्राम बना के देता हूं। दो आवेश हैं, पहला आवेश है 8 गुना 10 की घात -19 कूलाम, और दूसरा आवेश है -8 गुना 10 की घात -19 कूलाम। परस्पर 2 गुना 10 की घात -10 मीटर दूरी पर है। इन दोनों के जो बीच की दूरी है 2 गुना 10 की घात -10 मीटर है। ठीक है ना। दो आवेश हैं, अब जाहिर सी बात है एक द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। दोनों आवेश परिमाण में बराबर हैं, प्रकृतियां विपरीत हैं, और दूरी बिल्कुल 2 एंगस्ट्रॉम यानी कि अल्प है। इस द्विध्रुव से एक दूरी और दे रखी है, मतलब इसमें अगर मैं Q की बात करूं इस प्रश्न में, किसी भी एक आवेश का परिमाण ले लो, दोनों आवेशों के बीच की दूरी की बात करूं 2a का, तो ये हो जाएगा। और जो मध्य बिंदु से दूरी है ना R, वो आपको दे रखी है 4 गुना 10 की घात -6 मीटर। आपको विभव ज्ञात करना है अक्ष पर, निरक्ष पर और 60 डिग्री कोण पर। पहले क्वेश्चन में आपको V अक्ष ज्ञात करना है, तो अब V अक्ष निकालते हैं। अब V अक्ष की बात करें तो V अक्ष का सूत्र है KP अपॉन R स्क्वायर। सीधा सूत्र लगा सकते हो आप, चाहो तो थीटा 0 भी कर सकते हो। द्विध्रुव की वजह से जो आंसर आया था KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। अक्ष वाले केस में थीटा का मान कितना आता है 0, तो अक्ष में जो फॉर्मूला है वो आएगा KP अपॉन R स्क्वायर। अगर इसमें मान जमा के देखूं मैं, K का मान 9 गुना 10 की घात 9, P डायरेक्ट नहीं है, पर Q गुना 2a आप जानते हो, तो Q है 8 गुना 10 की घात -19, और 2a है 2 गुना 10 की घात -10 बटे R स्क्वायर, 4 गुना 4 और -6 हो गए -12। करिए देखो, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 16 कट जाएगा, तो जो B अक्ष आपका बचेगा, संख्याएं देखी जाएं अगर ऊपर, तो सिर्फ कितना आ रहा है 9 गुना 10 की घात। ऊपर चेक करें, -19 और -10 -29 और प्लस के 9 माइनस के 20 हो गए, और -12 ऊपर गए तो प्लस के 12 हो गए, तो माइनस के बचेंगे 8 वोल्ट। देखना पहला आंसर ये है ना, अक्ष का जो वोल्टेज आ रहा है वो आ रहा है 9 गुना 10 की घात -8 वोल्ट, बिल्कुल सही है। सेकंड सवाल में अपने को V निरक्ष निकालना है, तो निकालने की जरूरत ही क्या है आपको, V निरक्ष तो कितना आता है 0 आता है। निरक्ष का वोल्टेज हमेशा ही कितना आता है भाई 0 आता है, क्योंकि सूत्र जो आया था वो आया था KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। थीटा का मान 90 जमाओगे तो cos 0 हो जाएगा। और तीसरी स्थिति 60 डिग्री पर, थीटा बराबर 60 पर, तो द्विध्रुव की वजह से
के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। सारे मान जमा दो। के की जगह 9 गुणा 10 की घात 9, पी की जगह क्यू गुणा 2a, क्यू 8 गुणा 10 की घात -19 और 2a 2 गुणा 10 की घात -10, कॉस 60 1/2 और आर स्क्वायर 4 गुणा 10 की घात -12। तो बड़ा सरल कैलकुलेशन। देखो ये पार्ट तो आपने अभी हल किया ही है ना पहले क्वेश्चन में। 9 गुणा 10 घात -8, 2 से डिवाइड और कर दो, 4.5 गुणा 10 की घात -8 वोल्ट। ये हमारा तीसरा आंसर आ गया। नोट करते जाइए भाई ना। द्विध्रुव का विभव यहां समाप्त होता है। द्विध्रुव की वजह से विभव बहुत खास कठिन तो नहीं है शायद। एक ही सूत्र है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, उस सूत्र से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट लिखो इसको जल्दी से। द्विध्रुव कारण विभव कंप्लीट है भाई आपका, है ना। अगला एक थ्योरेटिकल हेडिंग और देख लेते हैं छोटी सी। हेडिंग है बच्चों, हेड डालना आप, आवेशों के निकाय के कारण विभव। देखो अपन ने आवेशों के निकाय की वजह से बल देखा पहले चैप्टर में, आवेशों के निकाय की वजह से अपन ने विद्युत क्षेत्र भी देखा पहले चैप्टर में, और अब हम बात कर रहे हैं आवेशों के निकाय के कारण विभव की। देखना भाई ध्यान से सब। एक आवेशों का निकाय मान लीजिए, निकाय समझते हैं ना, जिसमें बहुत सारे आवेश मौजूद हों। मान लो ये कुछ आवेश ले लीजिए। पहला आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2, तीसरा आवेश Q3, n आवेश हैं। ठीक है। अब आवेश की वजह से अगर वोल्टेज देखना है तो आवेश की वजह से बल देखना हो तो एक बल आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगता है। सूत्र दो आवेश होते हैं ना सूत्र में, के Q1 Q2 बटे आर, पहला और दूसरा। विद्युत क्षेत्र आवेश के कारण बिंदु पर देखा जाता है क्योंकि एक ही आवेश है सूत्र में, और विभव के में तो एक ही आवेश है के Q बटे आर, तो ये भी एक बिंदु पर ही देखा जाएगा। एक बिंदु ले लें आप यहां कोई P, तो इस पर पहले आवेश का अपना प्रभाव होगा, इस दूरी को आप R1 मान लो। दूसरे आवेश का प्रभाव होगा, दिशा नहीं बना सकते अपन, अदिश राशि ध्यान रखना। तीसरे आवेश का अपना कोई प्रभाव होगा, इसी प्रकार nवें आवेश का भी अपना कोई ना कोई प्रभाव होगा। बात यह कह निकली कि आवेशों के निकाय में किसी बिंदु पर विभव, आवेशों के निकाय में किसी बिंदु पर विभव उस निकाय में मौजूद सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विभवों के बीजगणितीय योग। अब तक मैं सदिश योग बोल रहा था क्योंकि अपन सदिश राशियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। अपन ने पहली बार अदिश राशि पढ़ी है तो कौन सा योग नाम दूंगा, बहुत सरल होना चाहिए, बीजगणितीय योग। सुनना, पहले स्टेटमेंट सुनना। इसके अनुसार एक शब्द जोड़ दो, जो ये अध्यारोपण सिद्धांत कह दो भले, इसको एक ही बात है। इसके अनुसार आवेशों के निकाय में, आवेशों के निकाय से मेरा अर्थ है बहुत सारे आवेशों का एक समूह, आवेशों के निकाय में किसी
बिंदु पर कुल विभव, आवेशों के निकाय में किसी बिंदु पर कुल विभव, कॉमा लगाइए, उस निकाय में मौजूद सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विभवों के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। मेरी बात समझो ध्यान से भाई। आप आवेशों का एक निकाय है, बहुत सारे आवेशों का एक समूह है। किसी बिंदु पर आपको वोल्टेज चेक करना है, तो उस निकाय में जितने भी आवेश हैं वो सब कोई ना कोई वोल्टेज बना रहे होंगे, है ना। और जो कुल विभव होगा वो सभी का कौन सा योग करना है, ध्यान रखना, बीजगणितीय योग। कहने का अर्थ क्या हुआ, अगर अपन P की बात कर रहे हैं तो जितने भी आवेश हैं वो सब कोई ना कोई वोल्टेज बना रहे होंगे, इनका बीजगणितीय योग कर दीजिए। वोल्टेज के सूत्र से आप परिचित हो, KQ बटे R, तो KQ बटा R1, दूसरे का KQ बटा R2, तीसरे का KQ बटा R3 और nवे का KQ1, Q2, Q3, Qn बटा Rn। कॉमन क्या दिख रहा है वो कॉमन ले लीजिए आप, K या बाहर 1/4πε0 लिख सकते हैं इसको तो, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, Q1/R1, Q2/R2, Qn/Rn। और इस चीज को मैं सिग्मा के रूप में लिख सकता हूं, 1/4πε0 सिग्मा QI RI, I का मान 1 से स्टार्ट होकर n तक गया। मैं आपको पहले चैप्टर में से कई बार बता चुका हूं, तो आपको समझ में बड़ा आसानी से आ जाना चाहिए। और आवेशों के निकाय पर जो विभव बनेगा, बहुत सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर बेस है भाई, है ना। कम से कम इस पर अपन 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग आकृतियां लेंगे और वोल्टेज निकालेंगे। बार बार कह रहा हूं, एक ही गलती हो सकती है, योग सदिश नहीं होगा, योग सदिश नहीं होगा। कौन सा योग होगा, बीज गणितीय योग होगा, क्योंकि विभव कैसी राशि है, अदिश। नोट करें आप इसको एक बार। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो को अपन यहीं रोकेंगे भाई ना। आज अपन ने द्विध्रुव के बारे में पढ़ लिया, KP cos θ/r², और अध्यारोपण का सिद्धांत या आवेशों के निकाय में विभव निकालना सीख लिया है। कल अपन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लगातार जुड़े रहें, अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से बनाए रखें। कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त, तब तक आप सभी के लिए धन्यवाद। नोट कर लीजिए आराम से इसको।